हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक जो वैकेंसी यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू आई है उसका पूरा डिटेल्स, एज लिमिट क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितना अप्लीकेशन फ़ी है, उसका फुल सिलेबस क्या है और साथ ही साथ में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे हमारे साथ यानी कि एस ऑनलाइन के साथ, ताकि आपका इसमें जो अपना एक सीट है जो दिए गए सारे वैकेंसीज में से उसमें आप उसको अच्छे से ग्रैब कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए आई हुई है वो सारा डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट फॉर 2026 जो कि आई हुई है, जिसमें हम लोग सारा डिटेल्स देखने वाले हैं। इसका ऑनलाइन का फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फॉर 2026 जो कि 25 अप्रैल से चालू होने वाला है। लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा 15 मई 2026। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दो डेट आप लोगों को जहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जहां तक में कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बीच में ड्यूरेशन में ही कर लेना है, आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है। ठीक है, अब यहां पर जो इनवाइट किए गए हैं सारे के सारे वैकेंसी सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए वो यहां पर मेंशन है। जैसे जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग जो पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट दिए गए हैं और जो इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, और साथ ही साथ में कैटेगरी और पोस्ट का जो नंबर से कितनी वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, चाहे वो परमानेंट टाइप की वैकेंसी हो चाहे वो एक टेम्पररी टाइप की वैकेंसी हो। ऐसे जनरली मैक्सिमम जो पोस्ट है उसमें सभी परमानेंट है, परंतु आपको परमानेंट जो वैकेंसी, जैसे आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं वैसे ही है, इसमें आपको हिंदी के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या है हम लोग सारा चीज यहां डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहला आपका पोस्ट का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट में है मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर और बैंकिंग असिस्टेंट और क्लरिकल स्टाफ से रिलेटेड असिस्टेंट मैनेजर है जो कि कंप्यूटर का होगा, असिस्टेंट मैनेजर जनरल है, असिस्टेंट कैशियर है, और ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज दी गई है। इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है हम लोगों का, वो इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये मैं आप लोगों को अलग से क्यों बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूपी में है उस पे एक कोऑपरेटिव बैंक्स रहता है। ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आपको वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एक वैकेंसी पहला। साथ ही साथ में आप देख रहे होंगे यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब यहां पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के कोई भी एक, जहां पर आपका सिलेक्शन जिस भी पोस्ट के लिए होगा उसमें कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का डिफरेंस आप लोगों को पता चला। एक और आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शंस एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो कि आप लोगों को यहां भी दिख रहा है, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो फेडरेशन लिमिटेड जो होगा एक फेडरेशन के थ्रू क्रिएट किया गया जो बैंक होगा, उसी में आप लोगों का अलग अलग वैकेंसीज के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरी भी दिया गया, कौन कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैनेजर की कैटेगरी 1 में आएगी, असिस्टेंट और कैशियर की जो है वो 2, 3 ऐसे करके सारे कैटेगरीज यहां पर मेंशन कर दिए गए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपने पोस्ट से रिलेटेड सारी वैकेंसीज को देख लेना है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आई हुई है किसके लिए, 3rd नंबर के लिए, जो कि है असिस्टेंट और कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट और क्लरिकल स्टाफ के लिए, जो कि परमानेंट टाइप की वैकेंसी और ऐसे मैक्सिमम ही परमानेंट टाइप की वैकेंसी है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड क्या आप लोगों को ध्यान रखना है और कैसे फॉर्म में क्या चीज को देखना है, आप किसके लिए एलिजिबल है वो ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या है, यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड। अब उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में जब आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट को अब आप फिल कर रहे हैं, तब आप लोगों को यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड वाले इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो होगा। और ये भी एक परमानेंट टाइप की वैकेंसी जो कि कैटेगरी नंबर 3 में आएगी, और इसके लिए भी जो पोस्ट है वो 8 है। ऐसे करके सारे पोस्ट यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं, अलग अलग सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी मेंशन कर दिए गए हैं कि जैसे मैनेजर के लिए 65 है, 486 है, 887 है, 10 है, ऐसे करके सारे पोस्ट, सारे इंस्टीट्यूशन, कैटेगरी और यहां पर वैकेंसीज और टाइप में भी आप लोगों को बता दिया गया टेम्पररी है कि परमानेंट है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है, यूपी में सबसे बड़ा वैकेंसीज जो है, जो कि ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स का आने वाला है, वो इस साल है।
इससे पहले ही वैकेंसीज आई है, इससे पहले भी और भी डिफरेंट पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है, लेकिन ये एक अच्छा सुनहरा मौका है क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो पहले जनरली नहीं देखने को मिलती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर सारे और भी पोस्ट का नाम दिया गया है और भी अलग अलग जो वैकेंसीज की कैटेगरी हैं, जो वैकेंसीज है वो मेंशन कर दिया गया है। अब क्या है यहां पर जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ये जो प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सारे के सारे प्रोसेस यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को मैं अलग अलग कैसे कैसे मोड को फॉलो करके आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए कौन कौन से पोस्ट को ग्रैब करेंगे ताकि आपका एक सिलेक्शन जो है अपने एक पोस्ट में आप ले पाए। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस रिलेटेड, डॉक्यूमेंट स्कैन या अपलोड से रिलेटेड, वो सारा का सारा सब चीज जो है वो आप अप्लाई करने से रिलेटेड सारा चीज ध्यान रखेंगे। कब से कब तक? तो 25/4/2026 से लेकर 15/5/2026 तक। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव, आपको क्या क्या अपने पास में रखना है अप्लाई करने से पहले? तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें फोटोग्राफ है जो कि यहाँ साइज दिया गया है, सिग्नेचर है विथ ब्लैक पेन, ब्लैक इंक के पेन से, बॉल पॉइंट पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, LTI लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये सारा का सारा चीज आप लोगों को स्कैन करके रख लेना है। सिग्नेचर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको रनिंग लेटर्स में ही आपका सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं। ऐसे करके ये सारे चीज जो है, सारे डिटेल्स जो है वो बता दिया गया है और यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन जो फिल करना है वो भी दे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर होगा? जब आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद में आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तो नीड है ही, साथ ही साथ आपने जब यहाँ फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तब भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स नीड रहेगा, उसको स्कैन कॉपी भी। ठीक है, अब आपका पर्सनल ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो है वो आपको जीवित रखना है। कब तक? जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक तो डेफिनेटली, उसके बाद भी अगर उसको अच्छे से लाइव रखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा, चाहे वो आपके मैसेज के थ्रू हो और भी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो OTP हो, या फिर फाइनल जब आप सबमिशन कर देते हैं फॉर्म को तब भी आपके अपने ईमेल अकाउंट में सारा डिटेल्स जो है वो फिल होकर के आ जाएगा। और जब आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होगा वो भी मैसेज और मेल के थ्रू आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। इसलिए आपके अपने नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लाइव रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन फी भी जो है वो भी इसी टाइम पे फिल करेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे 500 रुपीज से जनरल के लिए और 250 रुपीज से SC/ST के लिए, अभी आएगा आगे हम लोग देखेंगे कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आपको कैंडिडेट टू गो टू द यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड वेबसाइट, जो वेबसाइट यहां पर मेंशन किया गया है उसमें जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जो कि यहां दिया गया है www.upcisb.upsdc.gov.in। ठीक है, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और आगे के सारे प्रोसेस को यहां पर दे दिया गया है मेंशन करके कि क्या करना है। सेलेक्ट द क्लिक हैव here for new registration, tab for application registration and enter the name, contact, email ID, जो भी वहां नीड होगा। और खास करके आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म, कोई भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर दिस इंपॉर्टेंट वैकेंसी, आप कोई भी फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो अच्छे तरीके से फिल करना होता है। जब आपका पर्सनल डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल किया हुआ रहेगा तो आपको एडिट और मॉडिफाई की टेंशन नहीं रहेगी। आप लोगों को कोई भी अलग से फी जो है वो एडिट और मॉडिफाई करने के लिए नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल को फिल कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते करते आगे के पेज में जाना है, फिर अपना पेमेंट जो है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारा डिटेल्स डालना है, फोटोग्राफ ये सब अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है फी का। ठीक है, आप पेमेंट जो है फी करेंगे 500 और 250 रुपीज, वो आप कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से IMPS के थ्रू या फिर UPI के थ्रू भी यहां पर पेमेंट करने का एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट भी अगर आप करके अगर पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोटो से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो बताई गई है, जो कि आपको पता ही होगा अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो। चलिए अब इसके एक मेन पहलू पे चलते हैं और भी आपको इस फॉर्म में क्या जानना चाहिए। जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन से रिलेटेड, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या आपका इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस भी दिया गया है, जो कि आप जनरली जानते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जानने वाली बात जो है वो है
प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका होगा, पीटी एग्जाम जो आप लोगों का वो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें रहेंगे 100, ठीक है। 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल मार्क्स भी होंगे 100, और आप लोगों को 90 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी के दूसरे आपका जो बैंकिंग का एग्जाम होता है उससे ज्यादा है, ठीक है। उसमें 1 घंटा होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 1.5 घंटे आप लोगों को मिल रहे हैं, 30 मिनट ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो वो 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 नंबर का वो एग्जाम होगा। साथ ही साथ में आप लोगों को 120 मिनट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब 2 घंटे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्री और मेंस के लिए आप लोगों को जो टाइम अलॉटमेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए जो डिटेल्स है वो आप लोगों के मेल पे तो आएगा ही, साथ ही साथ आपको अपना जो एग्जाम का फॉर्म का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड भी आपको सारा डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1/4 जो है, मतलब 25% जो है वो नेगेटिव मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ में 1/4 जो है मतलब 1/4 उसमें से डिडक्ट भी होगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग है और SC ST के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, पास के लिए, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 35%, ऐसे करके सारा डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एडमिट कार्ड भी क्या बोल रहा है, कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द वेबसाइट एंड सर्विस बोर्ड, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, उसको आप विजिट करते रहना है, या फिर आपका जो ईमेल आईडी है या जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पासवर्ड और रोल नंबर डाल करके, ईमेल आईडी डाल करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसके एडमिट कार्ड को। अब यहाँ पर जो आपको बात जाननी है वो है, ये सब जरूरत नहीं है क्योंकि पेज इसमें ना 106 पेज है भाई, 106 पेजेस है, इसलिए आपको वो सारी बातें जाननी चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर्म फिल करने के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइडलाइन जरूरत नहीं है, ये सारे गाइडलाइन आप लोगों को जनरल पहले से पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो भी आपको पता है कि फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, कैसे नेक्स्ट एंड सबमिट करते चलना है, सेव एंड नेक्स्ट करते चलना है। जैसे आप एग्जाम देते हैं वैसे भी अपीयरिंग के टाइम में आपका कौन सा मिसकंडक्ट नहीं करना है, एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट, फॉल्ट, गिल्टी और अनफेयर, ये भी पता है आपको। गलती तो भाई करना ही नहीं है, तो आप डिवेयर्ड हो जाएंगे एग्जाम से, ठीक है। ये आ जाता है इंपॉर्टेंट जो कि है एग्जामिनेशन फीस रिलेटेड। क्या है भाई, यहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए अनरिजर्व्ड अगर हैं, अगर वो ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो उनका एग्जामिनेशन फी जो है वो होगा 500 रुपीज का। अगर आप SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फी होगा 250 रुपीज का। अगर आप दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली, नॉट फ्रॉम द आउटसाइडर स्टेट, ठीक है, ये अगर उत्तर प्रदेश स्टेट के आप दिव्यांगजन है तो आपका 0 फी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल अदर कैटेगरीज अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी दैट मीन एक्सेप्ट दिव्यांगजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी। मतलब आप अगर दूसरे भी स्टेट से हैं और कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे तो भी आपको जनरल की तरह ही फी को पे करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपीज। इसका मतलब है कि दूसरे स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, बट बशर्ते आपको हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे भी, हिंदी के साथ इंग्लिश भी है, बट ज्यादा से ज्यादा आपका वेटेज जो रहेगा वो क्या चीज का रहेगा, वो सब चीजें भी हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फी पेमेंट से रिलेटेड। अब आ जाता है एज लिमिट। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ हिज और हर एज। अपना 21 ईयर जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि जनवरी 1 2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जनवरी 1 2026 तक में 21 साल और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी जो है वो सारे जो यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो तो है ही, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाएगा। मतलब जो SC ST कैंडिडेट्स रहेंगे उन लोगों को 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, बस 21 से 40, 21 से लेकर के 40 इयर्स तक का उनका टाइम ड्यूरेशन जो है उनका होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बोले ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें
अलग अलग कैटेगरी मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाला। अगर आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो आपका आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, सेम चीज है कि कैसे कितने कितने कैंडिडेट्स जो हैं, कितने कितने कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में बुलाया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, यहाँ पर डेजिग्नेशन के साथ में मतलब जो डिटेल्स दिया गया है सारे पोस्ट से रिलेटेड करंट एडवर्टीजमेंट का वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। डेजिग्नेशन, पे स्केल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ द पोस्ट के साथ में। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैनेजर की जो पोस्ट कैटेगरी 1 की है उसमें पे स्केल जो है वो 34,000 का है। ठीक है, पे स्केल मैक्सिमम जो जाएगा वो 88,000 का होगा और पे बैंड जो है वो 34,000 से लेकर के 2,600 और 10 to 60,000 और 2,800 तक का होगा। 2,600 से 2,800 का होगा और ऐसे करके पे स्केल जो है, पे बैंड जो है वो बढ़ेगा। आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ मेंशन कर दिया गया, कितने पोस्ट है वो भी मेंशन कर दिया गया। मतलब आप लोगों को ये आपकी मोटिवेशन के लिए ताकि आपको पता चले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो तो हम लोग देखेंगे ही और साथ में कितना पे स्केल भी आप लोगों को मिलेगा। मतलब मोटिवेशन यहीं से आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैटेगरी के लिए भी मैनेजर कैटेगरी में और भी ये सारे के सारे दिए गए हैं जो कि कैटेगरी 1 में है मैनेजर का ही। ठीक, और भी क्या है भाई, ये बहुत लंबा चौड़ा एकदम लेंदी इसका ना आपको दिखेगा। कैटेगरी 1 ही मैनेजर ही चल रहा है। अब आ जा रहा है कैटेगरी 2 जो कि जूनियर मैनेजर का। इसमें भी पे स्केल सारा चीज सब चीज डिटेल्स दिया गया है वैकेंसी के साथ में। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का दोनों का। ठीक है, आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में बुलाया जाएगा, वो चीज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब कैटेगरी 3 का है जो कि असिस्टेंट कैशियर या मैनेजर से, असिस्टेंट कैशियर या अकाउंटेंट से रिलेटेड है, यह कैटेगरी 3 का हो गया। ठीक, सब में प्रीलिम्स और मेंस रहेगा। एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। अब असिस्टेंट मैनेजर या जनरल मैनेजर जो कि ग्रेड 2 से रिलेटेड है कंप्यूटर और कैशियर का ग्रेड 3 से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया पे बैंड के साथ में और उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ में और नंबर ऑफ पोस्ट के साथ में। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बस मोटिवेशन के लिए है। हाँ, रिजर्वेशन वाइज फुल डिटेल ऑफ वैकेंसीज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर गिवन इन द अपेंडिक्स 4। ये नो डाउट हम लोगों ने देख लिया है। आगे हम लोगों को क्या जानना है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी, वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी यहां पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके इस पोस्ट के लिए वो दिया गया है। डेजिग्नेशन क्या है, तो मैनेजर के लिए और जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा नो डाउट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का है। इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कंपलसरी प्रेफरेंशियल जो है वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स with at least 55% of marks in bachelor degree with one subject in economics or mathematics statistics with at least 55% of marks, ध्यान रखना है, from a recognized university or institution established in law in India, वो दिया गया। 55% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे करके डिटेल्स भी दिया गया है सारे पोस्ट से रिलेटेड। बीटेक भी अगर आपका है तो भी आप कर सकते हैं, चाहे बीटेक आईटी का हो चाहे कंप्यूटर साइंस का हो। बीसीए भी अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ में। बीबीए या एमबीए भी है अगर फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड, एचआर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूजीसी और एआईसीटीई गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज है तो फुल टाइम पीजी इन बैंकिंग और फाइनेंस एचआर है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर जूनियर मैनेजर जो कि कैटेगरी 2 के लिए है उसके लिए भी आप लोगों का बैचलर डिग्री दिया गया 55% मार्क्स कॉमर्स डिग्री के साथ में। साथ ही साथ बैचलर डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ में भी 55% का होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ बीई बीटेक भी अगर आपका है कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड वो सब भी सारा यहाँ पर आपका डिटेल्स जो है आपके एग्जाम के लिए मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी वो भी मेंशन कर दिया गया। तो आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आगे फिर फॉर्म को फिल करिएगा। मैं आप लोगों को बस समरी बताता जा रहा हूं क्योंकि 106 पेज तक आप लोगों को लेकर चलना है। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसको थोड़ा जूम इन किया जाए, जूम आउट जूम इन बार बार करना पड़ेगा, जूम आउट जूम इन। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, क्लर्क टाइपिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब सारे के सारे पोस्ट के लिए सारे के सारे चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया गया है।
अब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट का भी हिंदी में दिया गया। आप घोषणा करेंगे कि आपका स्वयं घोषणा पत्र, आर्थिक वर्ग से अगर आप कमजोर है, ईडब्ल्यूएस वाले में है, तो ये सब भी आपको डालना पड़ेगा फॉर्म को फिल करते समय में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को जानना है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और क्या क्या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पर लेकर के करने होंगे। अब आते हैं, यहां पर से स्टार्ट है जो कि दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। थोड़ा जूम किया जाए ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे और आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी समझें। देखिए क्या दिया गया है, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव, जो कि दिया गया। सबसे पहला होगा आप लोगों का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, जो कि होगा प्रिलिमिनरी में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यू रहेगा। मेंस में भी मल्टीपल चॉइस रहेगा। इंटरव्यू होगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए रहने वाला है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर क्लास 3, जहां पर टाइपिंग से रिलेटेड भी आप लोगों का एग्जाम जो है वो कंपलसरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये 4 स्टेज का आप लोगों का एग्जाम होगा। 3 स्टेज सबके लिए है, 3 स्टेज सबके लिए, चौथा स्टेज टाइपिस्ट वाले लोगों के लिए। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है वो क्या बोला जा रहा है, सिलेबस जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम का वो यहां पर मेंशन कर दिया गया है। वो क्या है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब यहां पर दिया गया है कैटेगरी 1, एम्प्लॉइज कैटेगरी 2 और एम्प्लॉइज कैटेगरी 3 के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स का होगा उनका प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है, एग्जामिनेशन जो है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट और टोटल नंबर और जो बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग सब कुछ मेंशन कर दिया गया। 1/4 रहेगा, टोटल टाइम 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का मिलने वाला है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 35 नंबर्स आप लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, और प्री क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 1 के, मतलब 35 नंबर का एग्जाम जो है वो मैक्सिमम आप लोगों का रहने वाला है। रीजनिंग के भी 35 रहेंगे, 35, और हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, वो भी आपका 20 और 20 नंबर के लिए। कोऑपरेटिव जो कि रहने वाला है वो 10 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स के लिए, जो कि 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा, और 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे, वो प्रीलिमिनरी आपके एग्जाम में सबके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, इसका पैटर्न क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे, परंतु मेंस एग्जाम्स के लिए भी देख लें। अब यहाँ पर 2 घंटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर भी 1/4 जो है वो माइनस रहने वाला है। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है क्वालिफिकेशन का 40%, 35% रहने वाला है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए, जो कि क्लास 2 के लिए रहेगा, मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, ये सारा यहाँ पर दे दिया गया है। मेन एग्जाम में क्या रहने वाला है, रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड भी रहेंगे। पर क्वेश्चन मार्क 1 नंबर का रहने वाला। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट, ये 40 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 120 नंबर का आप लोगों का ये मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें बैंकिंग क्वेश्चंस भी 30, कंप्यूटर नॉलेज के भी 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के मेंस एग्जाम का किसके लिए, तो मैनेजर वाले पोस्ट के लिए रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट क्लर्क के लिए ये है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, असिस्टेंट कैशियर, क्लर्क टाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, सबके लिए ये सिलेबस दिया गया। यहाँ पर सबके लिए 2-2 मार्क्स रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा पर क्वेश्चन मार्क्स भी दिया गया है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर का एग्जाम रहेगा वो दिया गया। लेकिन हाँ, सब में नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1/4 मतलब 25% रहने वाला। ये हिंदी का सिलेबस दिया गया यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया गया, हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को अपठित बोध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, अवतरण और रचयिता, और रचना और रचयिता, शुद्धि अशुद्ध वर्तनी और शब्दों के, इजी है, ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर हिंदी ग्रामर आप लोगों ने 15 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश वाला आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में जानना होता है। हिंदी अब इतना भी इजी नहीं है थोड़ा टफ है, लेकिन 15 दिन तक अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तब आप लोगों का हिंदी का ये सारा सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ठीक है, रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, पिंगल जिसको छंद बोलते हैं, वो परिचय, ठीक है, पिंगल ऋषि के द्वारा किया गया, अलंकार, रस, विवेचन, सब कुछ दिया गया है इसमें।
इंग्लिश में भी वही है जो आप लोग इंग्लिश में अपने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ दे दी गई है। रीजनिंग के लिए दिया गया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है, ठीक है। कोऑपरेटिव से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्जाम जैसे रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम देते थे, थोड़ा सा रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, वैसे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स का हो, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स हो, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2019 में सबसे पहले अमित शाह, ये सब सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है। प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशंस और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारा आप लोगों को पढ़ते चलना है, ठीक है। ग्रेड 3 के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होगा उसका भी यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है, सेम रहेगा, थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर और मेंशन किया गया, क्या क्या चीज को ऐड किया गया वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक। जिस भी आप पोस्ट को फिल कर रहे हैं ना, जिस भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, उसका सिलेबस और उसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारा सिलेबस दिया गया सारे के सारे एग्जाम्स से रिलेटेड, ठीक है, सारे के सारे पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, और आपको कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्या पढ़ना है, आपके अपने एग्जाम जो भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं उसके लिए क्या है, तो ये सारा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कुछ में ना आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा वास्ट रहेगा, कुछ में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब यहाँ पर दिया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज जो है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग वैकेंसीज जो दिया गया, अलग अलग कैटेगरी के साथ में वो भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर दे दी गई है, वो भी आप जब फिल करेंगे तो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी ही बना दिया गया है इसके पीडीएफ्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी इसके एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन उसके लिए, परंतु आप लोगों को एक मोटा मोटी जो भी डिटेल्स है वो पता चल गया इस वीडियो के थ्रू। ध्यान रखिए वो सारे के लिए वैसे ही दिया गया है, ठीक है। बस अब ज्यादा कुछ जानने को है नहीं इसमें, जो जानना था वो आप लोगों ने जान लिया है, वो सारे पोस्ट के लिए भी दे दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जो उत्तर प्रदेश जो कोऑपरेटिव बैंक है, उस कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारे सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही है, प्री मेंस इंटरव्यू, साथ ही साथ में आप लोगों का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसको भी क्लियर करना है। अगर आपने कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड अगर फॉर्म को फिल किया है तो पे बैंड भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एज से रिलेटेड क्राइटेरिया भी बता दिया, ठीक है। फॉर्म को कैसे फिल और कहां से फिल करना है और कब से कब तक फिल करना है, कितना एप्लीकेशन फी है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब बताता हूं आप लोगों को एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। एग्जाम का प्रिपरेशन करना है हमारे साथ में, एस ऑनलाइन के साथ में, ठीक है। अब यहां पर जो हिंदी और इंग्लिश की भी जो सब्जेक्ट है वो भी क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल होंगी जल्दी ही, बाकी और सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है, क्योंकि सिलेबस लगभग सारे बैंक्स के एग्जाम्स का वही होता है। बस थोड़े से उसमें बोल सकते हैं जो एवरेज क्वेश्चंस और थोड़े से मॉडरेट और थोड़े से इजी और थोड़े से टफ क्वेश्चंस के जो लेवल है वो चेंजेस होता है। अच्छा खासा वैकेंसी है, अपने वैकेंसी, अपने पोस्ट, अपने डिजिग्नेशन के साथ में इस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसके सारे डिटेल्स को देखिए और 25 अप्रैल से ये फॉर्म फिल किया जाएगा, अच्छे से फॉर्म को फिल करिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।